नमस्ते दोस्तों। मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का सेन एकेडमी ऑफ मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम लोग बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है एक एग्जाम जो नेशनल लेवल का एग्जाम है। उसमें जेआरएफ क्वालिफाई किया है सुदीप जी ने। तो सुदीप कुमार दास जी का सबसे पहले हम लोग स्वागत करते हैं। सुदीप जी, जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद कैसे लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक साल से पूरा मेहनत किया है इसके लिए। तो मैंने पहले अटेम्प्ट में तो नेट हो गया था, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, इसमें जीआरएफ हुआ। जैसे ये रिजल्ट आया उसके बाद से आपने खुद कहा कि कैसा रिएक्शन था आपका, क्या क्या फील हो रहा था? उसके अलावा आपके जो फैमिली मेंबर्स थे वो क्या कह रहे थे? सर इस अटेम्प्ट तो अच्छा ही था, पेपर वन पेपर टू प्रिपरेशन अच्छा ही था। मैंने दिया था, अच्छा ही पेपर लगा था मेरे को। जब रिजल्ट निकला अचानक ही निकला। 26 और 27 को यूजीसी ने बोला था रिजल्ट निकलेगा, तो 25 को ही बहुत आगे ही पब्लिश कर दिया। तो एक्सपेक्टेशन नहीं था उतना आगे आएगा। तो मैंने रिजल्ट देखा और मैंने देखा जो मेरा जेआरएफ और नेट दोनों ही क्लियर हो गया, तो बहुत खुश लगा। फैमिली वालों को बहुत खुश लगा। मेरे एक साल से पूरा मेहनत किया, तो मैंने इसका पूरा रिजल्ट मेरे को मिला। दूसरी बात है सुदीप जी की इस पूरी जर्नी में, जैसे आपने मास कम्युनिकेशन, आपने जैसे बताया कि आपने जादवपुर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, और आपको कब लगा कि आपको इस रिसर्च के फील्ड में और टीचिंग के फील्ड में जाना चाहिए? क्योंकि जेआरएफ करने के बाद जनरली 5 सालों तक पीएचडी करते दौरान आपको लगभग 35,000 रुपया मिलते हैं, और उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और फिर प्रोफेसर बनते हैं। आपको कब लगा कि मुझे इसी टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए, या फिर कुछ और कारण है इसको ज्वाइन करने के? पहली बात, मैंने जब ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरा जर्नलिज्म सब्जेक्ट के बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा स्कोर किया ग्रेजुएशन में। मेरा 77 आया था परसेंट प्योर ऑनर्स पेपर में, और ओवरऑल मेरा 72% था। जी मैंने ग्रेजुएशन किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। तो जब ग्रेजुएशन किया, इतने अच्छे मार्क्स आए, तो मेरे को लगा हाँ मैं इसके बाद मास्टर्स करूँगा, तो प्रोग्रेस करूँगा। और मैंने जब मास्टर्स में एनरोल किया, तब सुना जो यूजीसी नेट ऐसा एग्जाम होता है, इसके मास्टर्स के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्च के लिए जाना पड़ता है। तो जी। मैंने जब मास्टर्स एनरोल की कर लिया, उसी टाइम से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया। मैंने जी। मास्टर ऐसे अलग तरीके से नहीं किया। मैं नेट के प्रिपरेशन साथ साथ ही मैंने मास्टर्स कोर्स को उसी हिसाब से ही चालू कर। अच्छा, ये प्रिपेयर करते समय आपको आपकी डेली रूटीन क्या रही, या फिर आपकी जो रणनीति स्ट्रैटेजी जो प्रिपरेशन करने की रहती है वो क्या कैसा रहा? पेपर 2 और पेपर मैंने 1 दोनों बताइएगा। पर डे 6 से 8 घंटा में पढ़ाई कर लेता था। जी जी। मैंने 4 स्लॉट बनाता था, दो दो घंटे का, दो जी। घंटे का, और 2 घंटे 2 घंटे, ऐसे 4 स्लॉट बनाता था, तो टोटल 8 घंटा हो जाता था। तो ऐसे स्लॉट बनाते पढ़ते में मेरा बहुत ही अच्छा लगता। क्योंकि हर इंसान कोई 1 से 7 घंटा पूरा टाइम से पढ़ नहीं सकता ना। एक बार नहीं तो बैठ सकता मैंने जी। स्लॉट स्लॉट बना, हाँ हाँ, एक बार तो नहीं सकता, तो इसे स्लॉट बना के पढ़ने से ही ज्यादा अच्छा हुआ मेरे हिसाब से। तो ऐसे ही स्लॉट बना के पढ़ा था। पेपर वन पेपर टू दोनों को ही सेम हिसाब से ही पढ़ा था, क्योंकि पेपर जी वन जी। में भी 100 मार्क्स थे। पहले अटेम्प्ट में पेपर वन में ही कम हुआ था, इसलिए मेरे को नेट भी नहीं हुआ। जी जी। यानी जेआरएफ नहीं हुआ था, नेट हो गया था, जेआरएफ नहीं जी। हुआ था। 2 नंबर में मेरा जेआरएफ। तो मैंने पेपर वन इस बार अच्छे दिया था, 62 मेरा आया था इस बार पेपर वन में, तो इस जी जी। बार हो गया। तो सुदीप जी, मैं दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो पेपर 2 और पेपर 1 के लिए आप कितने कितने घंटे देते थे, अगर मैं आवर्स में पूछूं तो? पेपर वन में ही पहले मैंने पेपर वन से ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। जी क्योंकि जी। पेपर वन मेरा सब देखा तो मेरा पेपर टू तो सब तो मेरा ही सब्जेक्ट में है। जी पेपर वन तो नया चीज़ है, उसमें लॉजिकल रीजन भी है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, आईसीटी का पेपर है। तो पहले से उससे ही शुरुआत किया था, तो जी। धीरे धीरे आगे बढ़ा था। तो मैंने पेपर वन हर दिन 3 से 4 घंटे पेपर वन पे टाइम देता था। जी जी। सर पेपर वन मेरा 50% जब कंप्लीट हो गया, फिर से मैं पेपर टू चालू किया। जैसे ही जी मेरा जी। पेपर वन ज़्यादा अच्छे हो गया था, और पेपर टू ऐसे ही मास्टर्स के कोर्स से ही पढ़ रहा था। हम्म। ओके ओके। अच्छा, तो जैसे पढ़ते दौरान आपको पेपर 1 के जो स्टडी मटेरियल हैं और पेपर 2 के स्टडी मटेरियल को ढूंढने में, या फिर आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये आपने कैसे डिसाइड किया? सर पहले बात तो मैंने यूट्यूब से ही पूरा स्टडी मटेरियल और यूट्यूब से ही पढ़ा पढ़ा। आपके सेन एकेडमी प्लेटफॉर्म को मैंने पूरा से पूरा एक भी वीडियो लेक्चर मैंने नहीं छोड़ा। पूरा जी वीडियो लेक्चर देखा, उसके बाद पेन पेपर से मैंने कॉपी लिखा, एक डायरी नोट बना था, आपके जो जो बात बोल रहे थे वो जी। पॉइंट जी। टू पॉइंट मैंने रोज क्लास करके मैंने उसको नोटबुक बनाया था, उसी से मैं पढ़ा। और पेपर वन में ही मेरा
यूट्यूब से ही किया पूरा। पेपर वन पेपर टू, आप पेपर टू तो आप इसी वजह से ही हुआ पूरा मेरा। जी आपका सेना एकेडमी चैनल में तो पूरा मेरा फॉलो किया, तो जी उसी से ही हेल्प हुआ। और पेपर वन में मैंने यूट्यूब देखा और बुक खरीदा था एक, केवीएस मदन का, वो पेपर जी। वन कर लिए, वो अच्छा था मेरा। केवीएस मदान पियर्सन पब्लिकेशन का जो बुक आता है आपने उसको खरीदा हाँ था? हाँ। जी जी जी। अच्छा, पेपर वन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना इम्पोर्टेंस है, और क्या आप रिवीजन भी किए या फिर आपने एक ही बार में पढ़ के और एग्जाम दिया, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, क्योंकि हर साल में पैटर्न चेंज हो रहा था। जी जी क्योंकि इस बार देखे, इस बार आईसीटी में ज्यादा क्वेश्चन था, इक्वल जी जी क्वेश्चन नहीं था। यूजीसी के जो जो रूल्स है, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आना चाहिए था। जी हर एक, तो इस बार में पेपर एनालिसिस तो देखेंगे तो हर यूनिट से 5 क्वेश्चन नहीं आया। जी जी आईसीटी में थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था। जी अगले अटेम्प्ट में भी देखा था, आईसीटी से भी ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था, तो इसी हिसाब से बेस बना के ही पढ़ना चाहिए। जी जी हर सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो नहीं मालूम ना। जी तो जी। ऐसे ही पूरा यूनिट को कवर करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, रिवीजन कितने दिनों के अंतराल के बाद करना चाहिए? जैसे आपने आज पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, कब उसको फिर से अगली बार रिवाइज करना चाहिए? मैंने जब एक यूनिट कवर करता था, तो मेरा प्रीवियस ईयर चालू कर देता उसी सी जी बार। जी एक यूनिट में टीचिंग एप्टीट्यूड का एक पेपर, यूनिट जब एक सप्ते एक वीक में ही मेरा कवर हो जाता था जी। एक यूनिट। तो उसके बाद ही मैं क्वेश्चन आंसर चालू कर देता था। तो देखता था प्रीवियस ईयर में कौन सी क्वेश्चन आए हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट है। ऐसे हिसाब से मैंने क्वेश्चन आंसर जब अटेम्प्ट कर देते, तो मेरा को एक हाँ जो आया था, जो हाँ इस क्वेश्चन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से जी जी। कम चल जाएगा। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कहाँ से मिलता था आपको? कहाँ से आपने लिया? कोई सोर्स हो तो बता दीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन केवीएस मदन में तो थोड़ा थोड़ा मिलता है, एक दो 18-19 जी। का ही है। और यूट्यूब से मैंने देखा था, और इंटरनेट से डाउनलोड भी किया था। अच्छा, पेपर टू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहाँ से प्राप्त होता है? पेपर टू का मेरे एक इंटरनेट से पूरा 10 साल का जो मिलता है, वो मेरा पूरा एनालिसिस किया था, पूरा प्रैक्टिस किया अच्छा। था। और आप तो पेपर प्रीवियस ईयर एनालिस कर रहे थे जी जी यूट्यूब जी। से, आप तो जो पीवाई क्यू सीरीज, तो मैंने पूरा देखा था। हाँ, यूट्यूब पे पूरा पेपर टू का PYQ सीरीज पहले ही करवा रखा है मैंने, तो बहुत सारी आप लोग बहुत 2018, सही 19, देखा था। 20, 21 के भी PYQ हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे कुछ जब हम एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि याद करना होता है, रटना होता है। उस रटने वाले क्वेश्चन से आप कैसे डील करते हैं? तो रटने वाले तो हर बार उसको पढ़ना चाहिए। जी और एक को कोड वर्ड बना लेता था मैंने। जी जी जब प्रेस काउंसिल का जो चेयरमैन कोनोलॉजी है, उसको जी फास्ट वर्ड का जो लोग होता है, उसको एक कोड वर्ड बना लेता था। जी तो जी जब कोड वर्ड बना लेता था, तो एक बार उसको कोड वर्ड को समझाएगा, तो जी। आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोड वर्ड को छोटा छोटा अच्छा, करके आपने कोड कोई वर्ड को। निमेनिक बना लिया, कोई कीवर्ड बना लिया, कोई अपने प्रीवियस हाँ, यादों से जोड़ ऐसे ही, लिया, हाँ ऐसे कहानियों ही में बना तो, लिया, हाँ ऐसा? ऐसे बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अच्छा, जैसे हम लोग एग्जाम रहता है कुछ दिन, 10 दिन, 5 दिन, उस समय हमें जो कई बार पैनिकनेस आता है, कई बार लगता है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, कई बार लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। कई बार बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है दिमाग में। तो ऐसे समय में जब आप मोटिवेट, डिमोटिवेट या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली मोटिवेट हो जाते हैं, तो उसमें बैलेंस कैसे बनाते हैं? पहले से तो मैं ज्यादा प्रिपेयर करना चाहिए था, क्योंकि जब टाइम आ जाएगा तो उतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम के समय में। जी और एग्जाम के समय का मैं नहीं बोलूंगा तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेके, नहीं जरूरत नहीं है। जी आप जो हार्डवर्क करे, जो एस्पिरेंट हार्डवर्क करा है, जो जी जी। अच्छा है, तो उसको तो क्रैक हो ही जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये पूरी जर्नी है, JRF की जर्नी है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, और बिल्कुल कुछ 1% लोगों का ही JRF मिलता है। तो आपके लिए इस पूरी JRF की यात्रा में, JRF की जर्नी में किस तरीके की कठिनाइयां आपको उठानी पड़ी, उसके बारे में जरूर बताएं। पहले अटेम्प्ट में तो मेरा 176 मार्क्स आया था। जी 4 नंबर से मेरा जेआरएफ छूटा था, 2 नंबर जी से। जी तो मैंने देखा, और पेपर वन में थोड़ा डेप्थ मेरे को जानना है टॉपिक को, क्योंकि पेपर जी। वन में भी तो मेरा छोटा था। पेपर जी टू में वो मेरा 136 आया था।
पेपर 2 में मेरा 42 आया था, इसीलिए मेरा जेआरएफ छूटा था। जी तो मेरे पेपर 1 में ही ज्यादा फोकस किया था, जी। इसी वजह से मेरा पेपर 1 में इस बार अच्छा आया था और मेरा जेआरएफ हो गया। मैं ही बोलूंगा एस्पिरेंट को दोनों पेपर को इक्वली आपको बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि पेपर 1 भी ज्यादा वेटेज रखते हैं इस अटेम्प्ट जी में, और जी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एनालिसिस में देखेंगे तो पेपर 1 का क्वेश्चन ज्यादा हार्ड आता है जी पेपर जी 2 के वजह जी जी। से। इस बार अच्छा पैटर्न भी बहुत चेंज हुआ है। अच्छा, जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो अनेक तरीके की समस्याएं, जैसे कि सामाजिक प्रॉब्लम्स होते हैं, आर्थिक प्रॉब्लम होते हैं, है ना, फैमिली का कोई प्रेशर होता है, फैमिली में और भी हाँ हैपनिंग डिसहैपनिंग होते रहते हैं। उस वैसी कुछ कठिनाइयां आपके लाइफ में रही क्या? हाँ सर, मेरा 2021 में कोविड में मेरे पिता को खो दिया मैंने। उसके अच्छा। बाद थोड़ा सा फिनेंशियल प्रॉब्लम तो आई। ओह, उस फिनेंशियल प्रॉब्लम को मैंने पीछे हम्म छोड़ के मैंने जेआरएफ अटेम्प्ट किया। चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब यही बोलूंगा, हार्ड वर्क करना। हम्म। हार्ड वर्क से कुछ भी आपको हो सकता है, और पूरा अच्छा। डेडिकेशन से ही करना। आप खुद बोल रहे हैं कि आपके लिए एकदम जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस आपने अपने पिताजी को खोया उन दिनों कोविड के दौर में। उसके बावजूद भी आप अपने मंजिल के लिए रास्ते में लगे रहे, लड़ते रहे, संघर्ष किया, आपने उसको अचीव किया। लेकिन इस तरीके की जो जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आए, बहुत कठिनाइयां भरी जो समय जब आपके के जिंदगी में गुजरे, तो आप कैसे, आपने अपने आप को कैसे संभाला? टाइम में तो बहुत ही, मैंने मतलब दिल से बहुत हार्ड होता था, तो उस जी टाइम को मैंने क्रॉस किया। उसके बाद मैंने पढ़ाई किया, तो जी मैं पढ़ाई में लगे रहने से नहीं थोड़ा सा अच्छा लगता है, जी क्योंकि मेरा ज़्यादा फ्रेंड जोन भी नहीं है, और मैं किसी जी। से, मैंने मतलब मैं पढ़ाई में ही थोड़ा बिजी रहता हूँ। मेरा कोई फ्रेंड जोन नहीं है, मेरा एंटरटेनमेंट की कोई चीज़ भी नहीं है। तो पढ़ाई किया, और 1 साल से लगातार पढ़ाई किया, कोशिश किया, और हो गया। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सारे एस्पिरेंट को, कोशिश करने का वालों को कभी हार नहीं हो। आप लगातार कोशिश करोगे तो आप एक दिन ना एक दिन आपको जो चाहते हो वो मिल ही जाएगा। सही कहा आपने कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आ, हम लोग चलते चलते एक बात, आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे कि कौन सा वो मैसेज होगा जो आप लर्नर्स को, आपको लगता है कि अभी तक की बातों में मैं नहीं कह पाया, या किस तरीके का मैसेज आप देना चाहेंगे? हाँ, जो एस्पिरेंट है वो तो पहले आपको सिलेबस को पहले से जानना पड़ेगा, कौन से सिलेबस में है, कौन सी चीज पढ़ना है, कौन सी चीज पे ज्यादा वेटेज देना है, और कौन सी चीज नहीं पढ़ना है। ये भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनटीए का जो क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ कुछ टॉपिक को ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ कुछ टॉपिक को ज्यादा वेटेज नहीं देते। तो ज्यादा वेटेज टॉपिक को हमको ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि वही से क्वेश्चन बनता है। और आपको लगातार आपको पढ़ाई जारी रखना चाहिए। कोई कैंडिडेट 1 घंटा पढ़ेगा तो हो जाएगा, और एग्जाम जब नोटिस निकलेगा तब से पढ़ाई स्टार्ट करना होगा। ऐसा करने से आपको कहीं भी क्रैक नहीं होगा एग्जाम, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम देता है, और हाई लेवल तो इंडिया का सबसे टीचिंग लेवल यूजीसी नेट का ही है। करने के लिए आपको लगातार 1 साल पढ़ेंगे तो हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो थैंक यू सुदीप जी कि आप यहाँ पे आए और आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया। मुझे पूरा भरोसा है कि थैंक लर्नर्स को बहुत मदद करेगा, और मैं आपसे जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी लर्नर्स कोई कमेंट करें और आपसे कुछ बातें पूछना चाहें, तो आप उनको एक बार कमेंट पढ़ के रिप्लाई करने की कोशिश करिएगा। फिर भी यू। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू।